हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो वन बाय वन हम चेक करेंगे। उनके आंसर कैसे लिखते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, वो सब हम देखेंगे। साथ ही मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दूंगी। आप वैसे के वैसे अगर अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अंदर हम एमडीयू, सीआरएसयू और केयू के यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम। सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ईयर का बीएड का, नॉलेज एंड करिकुलम, सीआरएस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। लास्ट ईयर का अभी जो हुआ था 2022 में। तो वो हम स्टार्ट करते हैं उसमें। टू रिनाउंड फिलोसफर्स, नॉलेज इज लाइट। नॉलेज क्या है? लाइट है। जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, इन द सेम वे नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो फिलोसफर्स है उन्होंने, अब देखो यहाँ पे हमें नाम भी याद नहीं करना पड़ा, सीधा लिख दिया अकॉर्डिंग टू रिनाउंड फिलोसफर्स। जो नॉलेज है वो क्या है? लाइट है। जैसे कि लाइट अंधेरे को भगाती है, ऐसे ही सिमिलरली, जैसे लाइट अंधेरे को भगाती है ऐसे ही सिमिलरली जो नॉलेज है वो किसको भगाती है? इग्नोरेंस को डिस्पेल करती है। देयर इज नो सिंगल एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग लोगों ने नॉलेज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू डिवे, नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर। क्या है नॉलेज? डायनेमिक इन नेचर। नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में या फिर किसी सिचुएशन के बारे में कोई नॉलेज गेन कर लिया अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तो वो चेंज नहीं हो सकती। वो ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है, यानी कि नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आती जाती है। तो देखिए अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, नॉलेज को कवर कर लिया। कितने अच्छे से हमने कवर किया है, उसकी डेफिनेशन दे दी जो कि हमने पॉइंट्स में दी, उसके बाद तीन हमने स्टेटमेंट्स दे दी। तो इससे क्या होगा? अच्छा इंपैक्ट जाएगा। उसके बाद अगर हम नोइंग की बात करते हैं, हम हमसे पूछा गया था व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग। नॉलेज हमने कवर कर लिया, अब हम नोइंग की बात करते हैं। तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ नोइंग इज अबाउट परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ विद इन आर एनवायरमेंट। देखो, जो नॉलेज होती है उसका मतलब होता है कि हमने किसी सिचुएशन के बारे में नॉलेज ले ली। अब हमें पता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन अगर वो हमारे अंदर तक नहीं जाएगी, यानी कि हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, हमारे अंदर से वो चीज नहीं आएगी, तो उसको हम नोइंग नहीं बोलेंगे। अगर हमारे अंदर से वो चीज आती है, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट में भी लिखा है, वेयर एज नॉलेज इज अबाउट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट। नॉलेज इज अबाउट ओनली कम्युनिकेशन, द नोइंग जो हमें पता है उसको कम्युनिकेट करना नॉलेज है, यानी कि इसको पब्लिक करना नॉलेज है। अब देखो, नोइंग जो होती है दैट इज अराइज विद इन। नोइंग इज सब्जेक्टिव। नोइंग क्या है? सब्जेक्टिव है। एंड अराइजेज इन रेयर वंस। अब किसी किसी के अंदर होता है जो नोइंग आती है, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, वो क्या थे? स्पिरिचुअल थे, उनको पता था कि उनके अंदर क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में इतनी अच्छी थी। इट इज अपोज टू नॉलेज विच इज ऑब्जेक्टिव। नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्टिव है। एंड कैन इजीली बी एक्वायर्ड बाय वन एंड ऑल। किसी कोई भी एक्वायर कर सकता है, लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट, बाय मीन्स ऑफ एजुकेटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। एजुकेट होने से, रीड करने से, लिसन करने से हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉलेज आ जाएगी। लेकिन नोइंग नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ से आती है? वो विद इन से आती है, उसको कोई सिखा नहीं सकता। नॉलेज बाइंड्स यू। नॉलेज क्या है? हमारी मतलब लिमिटेड है, वो हमको बाइंड करके रखती है। लेकिन जो नोइंग है वो क्या करती है? इट लिबरेट्स यू। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपना जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, नॉलेज एंड नोइंग, उसको हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया था सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग। हमसे पूछा गया था नॉलेज क्या है एंड नोइंग क्या है। उसके बाद था डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सो ये बेसिकली जो क्वेश्चन ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो हमें सबसे पहले बताना है कि नॉलेज क्या होती है, फिर बताना है नोइंग क्या होती है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बताने हैं हमें। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बीएड में आंसर लिखने की, वो क्या है कि हमें अपने आंसर्स हमेशा टू द पॉइंट लिखने हैं, यानी कि पॉइंट्स के अंदर बताने हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो कोई भी टीचर है वो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं, उनको अच्छे से अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो किसी भी टीचर का ध्यान जाता है कि आपने क्या लिखा है। तो वो उससे ही आइडिया लगा लेता है कि आपने
कितना लिखा है और आपको कितनी नॉलेज है। उनको स्टोरीज से कोई मतलब नहीं होता, उनको देखना होता है कि जो एक्चुअल नॉलेज है बच्चे की वो क्या है, और जो क्वेश्चन हमने पूछा गया है उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक बच्चे ने दी है या नहीं दी है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है और स्किल्स। यानी कि कोई फैक्ट भी हो सकते हैं, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, या फिर स्किल्स भी हो सकती है, जो कि एक पर्सन एक्वायर करता है किसके थ्रू? एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन के थ्रू। यानी कि जो भी हमने कोई नॉलेज हमने लिए, नॉलेज का मतलब क्या है कि कोई स्किल हमने सीखी। स्किल कैसे सीखता है कोई पर्सन? या तो उसको एजुकेट करेंगे, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे करके कोई भी स्किल सीख सकता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, या फिर कोई फैक्ट्स गेन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉलेज को पॉइंट्स में डाला। नॉलेज स्टैंड्स फॉर, और फिर क्या दिया? पहला पॉइंट दिया। तो अब टीचर देख लेगा कि आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना, समझ होना किसी सब्जेक्ट की, उसे हम क्या कहेंगे? नॉलेज, क्योंकि वो भी तो नॉलेज ही है हमारी। उसके बाद है अवेयरनेस। क्या? अवेयरनेस और फेमिलियरिटी गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन। ये सेम बात हमने देखो फर्स्ट पॉइंट में भी लिखी थी, लेकिन जब हमने इसको थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया तो हमने इसको क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यानी कि अवेयरनेस या फिर फेमिलियरिटी, यानी कि किसी टॉपिक से फेमिलियर होना, किसी चीज के रिगार्डिंग फेमिलियर होना, किसके थ्रू? एक्सपीरियंस के थ्रू। किसी भी सिचुएशन में, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई बंदा पड़ जाता है और वो उस चीज के लेकर अवेयर होता है, किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को किसी लड़ाई में पड़ गया वो, और उस टाइम पे उसको उस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन नॉलेज क्या होगी कि जब वही सेम सिचुएशन उसके पास दोबारा आएगी तो उसके अंदर क्या होगी? अवेयरनेस होगी उससे टैकल करने के लिए। अब देखिए इतना हमने नॉलेज के बारे में लिख दिया। अब क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की सेंटेंसेस होते हैं अपने क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए उसके लिए मैंने इसमें क्या डाल दिया, कुछ यहाँ पे हमने डाल दिए हैं कि हमने जैसे इंडियंस के अकॉर्डिंग डाल दिया, फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग डाल दिया, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हमने डाल दिए हैं। अब इन स्टेटमेंट से क्या होगा? आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स भी हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आप ये बाउंड तो नहीं होते कि हम कि हमें किसकी स्टेटमेंट्स चूज करना है। यानी कि आप आंसर के लिए, अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आंसर को लिखने के लिए, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू इंडियंस। अब हम ये तो इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग क्या है? नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या। ये हम सबको पता होता है, लेकिन अगर हम आंसर में लिखेंगे, ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे, तो ये क्या देगा? एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स अबाउट रियलिटी, रियलिटी एंड कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है जो इंडियंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो दूसरा हमारा है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने बताया था पॉइंट्स में लिख लेना है। अब जैसे हमसे सोर्सेज पूछी, एप्लीकेशंस पूछी, या फिर कोई और चीज पूछी जो हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स है, टाइप्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, तो उनको हमेशा क्या करो? एक फ्लो चार्ट बना के लिख दो। तो उससे क्या होता है कि जो तुम्हारी मेन मेन कीवर्ड्स हैं या फिर मेन मेन हेडिंग्स है वो फ्लो चार्ट में आ जाएंगी। प्लस इससे तुम्हारी शीट भी फिल होगी, क्योंकि शीट फिल करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हें कम से कम 8 शीट फिल करनी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज पूछा, एक हेडिंग डाली, नॉलेज इज ड्रॉन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमने लिखा, उसमें क्या लिखा हमने? सेंसेस हो सकती है, रिविलेशन हो सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है, ऑथोरिटी हो सकती है, और रीजन हो सकती है। अब इससे क्या हुआ कि एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको पॉइंट्स पता है। क्या करो, उसके बाद उनकी नंबर वाइज क्या कर दो? एक्सप्लेनेशन दे दो। जैसे कि सेंसेस, सेंसेस हमने सबसे पहले लिया था, तो सेंसेस के बारे में देखिए, जो नॉलेज है कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 5 सेंसेस। हमारी क्या होती है? 5 सेंसेस हो सकती है, किसी से भी हम नॉलेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स सेंसेस आर द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इज बिलीव्ड दैट व्हाट वी सी विद आवर आईज और हियर विद आवर
ears, or taste with our tongue, or smoothness, roughness by touching with our hands, और smell with our nose। यानी कि सारी की सारी सेंसेस लिख दी, बहुत इजी है रिमेम्बर करना। द मोर द सेंसेस आर इन्वॉल्व, जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी एक प्रोसेस में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। मैन ड्रोज नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब जैसे जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, उसे नई नई चीजें पता चलेगी। या तो वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल सिचुएशन में करे कि उसे पता है कि क्या स्पेसिफिक रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन उनका सेम रिजल्ट नहीं आता। तो नॉलेज क्या होती है, वो वेरीफाइएबल होती है। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड, एक्सपेरिमेंट्स को हम रिपीट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कितनी रिलायबिलिटी है फैक्ट्स की। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कोई भी, उसका रिजल्ट आया, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब रिलायबल फैक्ट्स है। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज way or mode of drawing art knowledge. These techniques can be availed in physical and social sciences. So there is an explosion of knowledge since the technique of experimentation has been instrumental for drawing new knowledge. New knowledge बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की मदद ले सकते हैं। उसके बाद है इंट्यूशन। इसका मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस एंड सडन, यानी कि अचानक से होगी वो वाली नॉलेज, वो आती है इंट्यूशन के अंदर। देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ईदर ऑफ सेंसेस और माइंड। ना तो सेंसेस की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी ना माइंड की। जो इटरिस्ट थे उन्होंने बोला था कि सेड टू बी रिवील्ड बट इट pertains to certain person having purity of heart and mind. All persons at different point of time may experience it। कोई भी पर्सन इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम एन ऑथोरिटी और स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। या कोई भी हो सकता है वो, जैसे कि साइंटिस्ट, फिलोसफर, जो कि अपनी पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज मिलती है उसे क्या, वो किससे आएगी, ऑथोरिटी से आएगी। टीचर फॉर अ लर्नर इज ऑथोरिटी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अ टीचर फॉर अ लर्नर इज ऑथोरिटी, क्योंकि टीचर भी तो क्या कर रहा है, लर्नर को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। सो लर्नर एक्सेप्ट्स द टीचर एज ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद है रिविलेशन। रिविलेशन क्या होता है, दिस नॉलेज इज कन्वेड बाय मैन बाय एन एक्सटर्नल और मोर पावरफुल एजेंट। रिविलेशन के अंदर हमेशा याद रखना आएंगी क्या, सुपर नेचुरल पावर्स, जैसे कि गॉड, सुपर पावर। नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदास और वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स, जैसे कि रिलीजियस बुक्स होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल नॉलेज। इट इज नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस, इट होल्ड्स गुड एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रीजन। रीजन में क्या आएगा, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन, थिंक, रीजन आउट। रीजनिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई मेंटल प्रोसेस हो गया हमारा, हम रीजनिंग देते हैं, फिर उससे रिजल्ट्स हम ड्रॉ आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज जनरलाइज्ड व्हाइल ऑब्जर्विंग द फॉल ऑफ ऑल थिंग्स टुवर्ड्स अर्थ। यानी कि उसको हमने क्या कर दिया, रीजन दिया और उसको जनरलाइज कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सॉल्विंग पर्टिकुलर सम बेस्ड ऑन algebraic formulas इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोई रूल फॉर्म कर देंगे। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम रूल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देके समझाएंगे। तो चलिए अब हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया था, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यहाँ पे भी देखिए, अब मेथड्स पूछे गए तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे बना दिया है चार्ट, यानी कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का। सो फर्स्ट इज अपील टू ऑथोरिटी, अपील टू एक्सपीरियंस, अपील टू ट्रेडिशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, अपील टू सेंसेस, इंट्यूशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो अब देख वन बाय वन क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारा किसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले है अपील टू ऑथोरिटी। सबसे पहले है अपील टू ऑथोरिटी, द नॉलेज विच इज अटेन्ड बाय हैविंग कॉन्फिडेंस इन ऑथोरिटी। अब देखिए सोर्सेज में भी ऐसे ही था, ऑथोरिटी ऑथोरिटी वाला हमारा एक पॉइंट था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो ऑथोरिटीज थी या फिर जिनको एक्सपीरियंस था जैसे टीचर्स, उनसे क्या कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा एक्वायरिंग में, कि जो ऑथोरिटेटिव नॉलेज होगी वो क्या होगी, हमें अपनी ऑथोरिटी में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। दिस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक पिक फील्ड्स या फिर स्पेशल फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दोज फील्ड्स।
तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड क्या है? अपील टू ट्रेडिशन। मैन डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन टू मेनी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेडिशन। अब क्या करते हैं अपने बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जो हमारे फोर फादर से आए हैं या कल्चर से आए हैं, बट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। अब जो हमारे ट्रेडिशन में हो रहा है वो वैलिड है, राइट है, ये जरूरी तो नहीं है, सो इट इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड। So history is the proof that many traditions which prevailed for years were later found to be wrong and had to be rejected. उनको हमें क्या करना पड़ा? रिजेक्ट करना पड़ा। Therefore we should evaluate the knowledge acquired from tradition before accepting it. यानी कि उसको हमें क्या करना पड़ता है? इवेलुएट करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपील टू सेंसेस। क्या है? अपील टू सेंसेस। इन दिस केस सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए इन दोनों के अंदर क्या है? सिमिलैरिटी। अब पहले वाले में ऑथोरिटी आया था और सेंसेस भी आया था, सेम इसमें आया है। वंस अवेयरनेस ऑफ सेल्फ टेक्स प्लेस थ्रू सेंसेस, यानी कि हम तभी अवेयर हो सकते हैं जब अपनी सेंसेस का यूज करें। इन दिस मेथड द इनटेक ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो इंडक्टिव मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो एक जनरलाइजेशन पे पहुंचता है, या फिर हम बोल सकते हैं कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि अब ग्रेविटेशन का ही हमने एग्जांपल लिया। पहले हमने एग्जांपल दिया कि ऊपर से कोई भी चीज हम नीचे फेंक रहे हैं, एप्पल फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? अर्थ पर आकर गिर रहे हैं। उसके बाद हमने इसे क्या बना दिया? एक रूल बना दिया कि ये क्या है? ग्रेविटेशनल लॉ है, या फिर लॉ बना दिया। उसके बाद क्या है? ऑन द अदर हैंड द डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले हम रूल बता देते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? मैथ्स के अंदर होता है, जहाँ पे हम फॉर्मूला पहले बता देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो देयरफॉर नॉलेज दोनों से ही कलेक्ट हो सकती है हमारी, या फिर एक्वायर हो सकती है, इंडक्टिव मेथड से भी और डिडक्टिव मेथड से भी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपील टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बहुत बात हो रही है नॉलेज में कि हम एक्सपीरियंस से उसको एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट सिचुएशन के अंदर को हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उससे एक्वायर कर सकते हैं। देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज। उसके बाद हमारा जो ओन पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो सबसे ज्यादा प्रमोट करता है नॉलेज को। हम वो डे टू डे लाइफ से अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज के। उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंस्पिरेशन है, इल्यूमिनेशन है नॉलेज को अटेन करने का। दीज एलिमेंट्स ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन द मेंटल फैकल्टीज ऑफ लर्नर। उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। हम किससे एक्वायर कर सकते हैं? कंसंट्रेशन और मेडिटेशन से एक्वायर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? हमारी एक्टिविटी है माइंड की, जो कि फुल फोकस करती है किसके ऊपर? मेंटल एनर्जी के ऊपर। हम मेडिटेट कर सकते हैं और इससे क्या होगा? हम नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली फोर सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारी कैसे भी हो सकती है? इंटरनल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, नेचुरल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन। द फैक्ट्स ऑफ नॉलेज आर इलेबोरेटेड इन लॉजिकल मेथड मैनर एंड नॉलेज इज एक्सेप्टेड इन कोहेसिव ऑर्डर। यानी कि पहले हम जो ऑब्जर्व करते हैं फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। उसके बाद क्या है? प्रिडिक्शन। यानी कि दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दिस रिजल्ट्स द रिजल्ट्स आर प्रिडिक्टेड। बोथ कॉज ऑफ इफेक्ट आर टू बी अंडरस्टूड इन स्पेसिफिक रिलेशन। यानी कि जो हमने ऑब्जर्व किया उसे एक्सप्लेन किया। अब उसको एक्सप्लेन तो हमने कर दिया, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अब वो दोनों चीज पे ही डिपेंड करता है कि हम किस कोज के लिए कर रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? इन दिस प्रोसेस रिजल्ट्स आर फिल्टर्ड आउट बाय इफेक्टिव कंट्रोल और सर्टेन फैक्टर्स। यानी कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमें अपने रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक मेथड है एक्वायरिंग नॉलेज का। दिस This step involves the process of problem solving. The solution of problem becomes a part of knowledge. Therefore, problem solving is an effective tool to acquire new knowledge. सो आई होप यू लाइक द आंसर। आपको पता चल गया कि आपको आंसर क्या लिखने हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करेंगे। आप सेम आंसर भी लिख कर आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में ये हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे? इसका जो सेकंड आया था हमारे पास क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 2022 का CRSU का पेपर है।
So thank you so much. I hope you liked my video.